पेन देना। पेन। ये बाकी लोग कहाँ गए? घर चले गए क्या हॉस्टल में? घर क्यों? तो न्यू ईयर 10 दिन से मनाएंगे क्या? चलो। कितने लोग और जाने वाले हैं? तो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। देख लेना है ना। और इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर का नाम डालेंगे थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन। नवीन चॅप्टर आहे तुमच्या। डालो। थर्मल एक्सपांशन। डाउट कितने हैं? एक ही है, ले बता। हाँ। हाँ तो उसके जो दो ऑप्शन दिए, दोनों सेम है। कैसे दिखा? दिखाना क्या है? दिखाओ। दिखाओ कहाँ है? और बाकी लोग चैप्टर का नाम डाल लो थर्मल एक्सपांशन। कौन सा? ये रोलिंग मोशन है ना। ये आपको बोर्ड जितना हमने पढ़ा दिया है। कितना पढ़ा दिया? और बाकी नीट में वो है नहीं है, ठीक है। तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है? अरे यार, ये भी चला गया। अब अच्छा, दो ही ऑप्शन दिए क्या? और सही ऑप्शन उसमें है नहीं है क्या? तो फिर क्या दिक्कत है? तो बी अगर आ गया तो फिर ठीक है, बी दिख तो रहा है ना उसमें। Solid sphere is rotating freely about its symmetric axis in free space. The radius of the sphere is increased, keeping the mass same. Which of the following physical quantity would remain constant for the sphere? नहीं। एंगुलर। इसका डी ऑप्शन करो। यही था ना फॉर्मूला, है ना?
ए ऑप्शन सही है। क्या दिक्कत है? ठीक है। और और कोई डाउट है? चल, आज कितने लोग के पेरेंट्स आ रहे हैं? चल। चलो, चैप्टर का नाम डालो, थर्मल एक्सपांशन। पेरेंट्स किस किस के आ रहे हैं? हाथ खड़े करो। चलो, चार। बॉयज में थर्मल एक्सपांशन, आपका नया चैप्टर है, थर्मल एक्सपांशन। ठीक है। तो आपका मैकेनिक्स खत्म होता है वहीं पे, है ना? अब उस मैकेनिक्स का अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 50 नंबर तो किसी ने नहीं रोके। समझ रहे हो? अकेली मैकेनिक्स आपको 50 नंबर दे सकती है ना? और अभी भी थोड़ी बहुत मैकेनिक्स छोटे मोटे रह गए हैं, एक दो चैप्टर, वो सब भी जोड़ लो तो 60 नंबर तो हो ही जाते हैं मैकेनिक्स में। ठीक है। तो अगर आप मैकेनिक्स पे फोकस करें तो 60 नंबर, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे फोकस करें तो और 50 नंबर। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स पिछले 3-4 सालों से ये दोनों पोर्शन ही 100 के ऊपर नंबर दे रहे हैं लोगों को, है ना? तो आप पूरी फिजिक्स छोड़ के अगर इन दो पे भी फोकस करें ना, तो आपके 100 प्लस वैसे ही हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये है वेटेज। तो थोड़ा प्लानिंग तरीके से अगर पढ़ाई करें तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैकेनिक्स को एज अ टफ पोर्शन मत देखो, आप आपके नीट के हिसाब से देखो। ठीक है। क्वेश्चन कॉपी अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यू लगा लो बस। कोई ज्यादा आपको हाई फाई क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है नहीं, है ना? चलिए। तो है भैया, भैया, थर्मल एक्सपांशन है ना? छोटा सा चैप्टर है, कुछ ज्यादा उसमें है नहीं, है ना? ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है ना? मैथ्स थोड़ा सा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, वो सब रहेगा। ठीक है। तो मैथ्स थोड़ा भारी है यहाँ पे, बाकी चैप्टर में कोई दम नहीं। ठीक है। चलिए। तो थर्मल एक्सपांशन में सबसे पहले हम समझते हैं कि टेम्परेचर और हीट क्या होता है ना? तो हेडिंग डालो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है दोस्त? तो जरा इस तरीके से समझे कि आगे आप किसी को समझा सके कि टेम्परेचर क्या होता है ना। तो टेम्परेचर होता है एक ऐसा शब्द जो हमें ये बताता है कि कौन कितना गर्म है और कौन कितना ठंडा, बस। और टेम्परेचर का कोई काम नहीं, है ना? कोई गर्म है या ठंडा, ये बात हम टेम्परेचर नाम के शब्द से बताते हैं, है ना? जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप बोलोगे 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उतना ज्यादा वो गर्मी बढ़ती जाएगी। हम्म। और जितना कम रखोगे उतना कम गर्मी रहेगी। समझ रहे हो ना? तो टेम्परेचर एकमात्र क्या है? शब्द जो हमें गर्मी और सर्दी का एहसास कराता है, ठीक है, के बारे में बताता है। ठीक है। तो लिख लो।
डिग्री टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस बताने वाला डिग्री है। हॉटनेस कोल्डनेस बताने वाला डिग्री है। बताउन वालो, डिग्री है डिग्री। हेडिंग डालो, हीट। अच्छा, ऐसा वो क्या ही लिखना, मतलब ये लिखाना चाहते थे कि हाई टेम्परेचर मींस हॉटनेस, है ना, वेरी हॉट। और लो टेम्परेचर मींस वेरी कोल्ड। तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अगली हेडिंग डालो, हीट। अब हीट क्या होती है भैया? माइते का तुला हीट का होती है। नहीं माइते का, माइते का हीट है। सुनो, टेम्परेचर समझ में आ गया? तो हीट कोई चीज नहीं है जो आप मार्केट से खरीद के लेके आओगे, है ना। ठीक है, हीट, अरे, फ्लो ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक तरीके का एनर्जी का फ्लो है ये। जो कब फ्लो होता है? जब दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, है ना। ठीक है, जब एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है जैसे ही, तो वैसे ही अपने आप एक एनर्जी का फ्लो होने लगता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप। और उसी एनर्जी फ्लो को क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। कि देखो हीट गई, हीट गई, हीट गई। और ये हीट कब तक फ्लो होती है? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। जैसे ही दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, खत्म हीट का फ्लो। समझ रहे हो ना? ये केवल तभी तक फ्लो होता है जब तक बॉडीज के टेम्परेचर अलग अलग है ना। क्लियर है? जैसे ही बॉडी के टेम्परेचर सेम हो गए, हीट का फ्लो होना बंद। क्लियर है? तो लिखो, इट इज फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। आगे लिखो, अगली लाइन। हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी until the temperature of both body becomes same। जब तक टेम्परेचर दोनों बॉडी के सेम नहीं हो जाते। चलिए, तो ये दोनों शब्द क्लियर है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है सबसे पहला टेम्परेचर मेजर करने की स्केल्स। क्या पढ़नी है? तो टेम्परेचर मेजर करने की स्केल आपको कितनी पता है? तीन। कौन कौन सी? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, है ना। तो वो तीन स्केल हमें पढ़नी है। और उन तीनों स्केल में रिलेशन, तीनों स्केल में कुछ नहीं पढ़ना, बस तीनों स्केल में रिलेशन अपन को पढ़ना है ना। ठीक है, चलिए। तो ये जो टेम्परेचर है ना,
ये टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन जिस ब्रांच में किया जाता है ना, टेम्परेचर के बारे में रिसर्च जिस ब्रांच में की जाती है ना, उसको बोलते हैं, फिजिक्स की उस ब्रांच को बोलते हैं थर्मोमेट्री। क्या बोलते हैं? है ना? तो आपको अगर थर्मोमेट्री में अपना करियर बनाना है तो बना सकते हैं। है ना? टेम्परेचर पे आपको खूब सारी रिसर्च करने को मिलेगी। तो थर्मोमेट्री में एक थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी दी गई है जो हर टेम्परेचर स्केल में रिलेशन हमें बताती है। ठीक है? तो वो आपको याद रखना। ठीक है? तो क्या है वो आइडेंटिटी, तो देखो जरा। कोई भी टेम्परेचर स्केल हो, कोई भी टेम्परेचर क्या हो, स्केल, उसमें दो पॉइंट डिफाइन करे जाते हैं सबसे पहले। क्या? कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे सेल्सियस के अकॉर्डिंग 0 पे बर्फ जम जाती है ना? और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन जाती है ना? तो दो पॉइंट आपको डिफाइन करने होते हैं हर स्केल में। एक तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और एक उसका स्टीम पॉइंट। क्या क्या? है ना? एक स्टीम पॉइंट। तो टेम्परेचर इस तो थर्मोमेट्री क्या रिलेशन देती है कि किसी भी टेम्परेचर स्केल माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? ठीक है? या आइस पॉइंट भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आइस पॉइंट, आईपी लिख दे, आइस पॉइंट। और यहाँ पे स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये चीज हर स्केल के लिए क्या रहती है? कांस्टेंट। तुम कोई सी भी स्केल बना लो। समझ रहे हो ना? तो अब उनने रिलेशन लिख के दिया सेल्सियस वगैरह सब में, तो सी -0, क्योंकि सेल्सियस में आइस पॉइंट क्या है? 0। और स्टीम पॉइंट कितना है? 100 -0। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट है ना? और स्टीम पॉइंट 212, है ना? ये। और केल्विन में कितना है? 273 अपॉन 373 -273। तो ये आपको याद रखना है ना? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो सेल्सियस में कोई टेम्परेचर 30 है, तो उसको केल्विन वाले कितना बोलेंगे? तो इसको और इसको इक्वल कर देना। ठीक है? सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट वाले कितना बोलेंगे? तो इसको इसको इक्वल कर देना। ठीक है? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है? इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख सकते हो, तो C/100 इक्वल्स टू F -32/180, है ना? K -273/100। ठीक है? ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है? लिख लो। रिलेशन ऐसे करके हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, स्केल, केल रे केल, स्केल।
लिख गया। चलिए, तो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट स्केल। इन फ़ारेनहाइट स्केल। 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू निकालनी है, कौन सी स्केल में? फ़ारेनहाइट स्केल में निकालो। तो क्या करोगे? आपको इसको और इसको क्या करना है? इक्वल। तो क्या करोगे? C/100, F-32/180। तो C की जगह तो कितना लिख दोगे? 30, है ना, क्योंकि वो आपको दिया गया है। और ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो 10 F-32/18 सही है। ये भी कैंसिल आउट हो गया। फिर इस 18 को इधर पहुंचा दें। तो 54 = F-32। तो F आ गया कितना? 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो आप जो सेल्सियस में बोलोगे ना 30 30 30, फ़ारेनहाइट वाली लोग क्या बोलेंगे कि मेरे यहाँ टेम्परेचर 86 है ना। और ऐसा मत सोचना कि अरे मेरे यहाँ 30 उसके यहाँ 86, तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, दोनों की फीलिंग क्या होंगी? सेम। क्योंकि यूनिट अलग अलग है ना। तो जो आप 30 में जैसा फील करते हो, फ़ारेनहाइट वाले वैसा कितने पे फील करते हैं? 86 पे। लिख गया। आ गया आंसर। चलो, तो इसके दो तीन क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप सीपी सिंह निकालो, तब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। सीपी सिंह में टोटल 5 6 क्वेश्चन दिए गए, इसके ऊपर कितने? तो 5 6 क्वेश्चन अभी अपन को निपटाने हैं, है ना। चलो निकाल लो। निकाल लो सभी लोग सीपी सिंह में। 11th पहला पार्ट निकालना है ना। और फर्स्ट पार्ट में आपको टेम्परेचर, ये चैप्टर मिलेगा थर्मल एक्सपांशन के ही नाम से। थर्मल एक्सपांशन के नाम से ही चैप्टर होगा। किसी को डाउट हो तो बोलो। आप कसम खा लो कि डाउट होना ही नहीं चाहिए। आपको डाउट है तो आप पूछिए बस, है कि नहीं। तो डाउट आगे जाएगा ही नहीं, और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इस सैटरडे को जो टेस्ट रहेगा वो थर्मल एक्सपांशन का ही रहेगा, ठीक है। और थर्मल एक्सपांशन खत्म हो जाएगा इस सैटरडे तक। छोटा सा ही चैप्टर है। हाँ, निकाल लिए सबने। तो एक्सरसाइज में आ जाओ। आ गए का? एक्सरसाइज में आप लोग सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देना। 2 से लेके 8 तक। नहीं, 13 तक। 2 से लेके 13, चलो। एक काम किया करो, अपनी मेन कॉपी पर क्या लिखा करो, सुनो। मेन कॉपी में ऐसे करके लिख दिया करो कि अभी आपने जहां तक पढ़ लिया है ना, तो उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, 2 to 13 एक्सरसाइज सिंगेज, भले ही फिर रफ में प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन पता तो रहेगा ना, फिर जब रिवीजन करोगे तो इतने क्वेश्चन वापस से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है। चलो, करो जल्दी। जल्दी करो। हाँ करो। कितने लोगों का ये हो गया, देखो इसका हो गया। तुम्हारा भी हो गया। एक टैब इधर दे दो। हम्म। इस टेस्ट में नंबर पाइजे, है ना।
अब अगर इस पोर्शन में भी नंबर नहीं ला पाए तो दिक्कत है। इसलिए अब मेहनत करूं टाका। पाठ पाठ। करो जल्दी क्वेश्चन। ब्राइटनेस क्या खोल, अरे यार, क्या खोल के बैठी हो तुम? हाँ, तुमने भी वही खोला है, देखना है इन्हें। थर्मल एक्सपांशन चैप्टर है ना? थर्मोडायनेमिक्स खोल के बैठी हो। तो उसका तो सही है। कहाँ है वही खोल के बैठा है, देखो वो सही खोल के बैठी है। थर्मल एक्सपांशन खोलो। नहीं, पार्ट सही था। चैप्टर दूसरा खोल दिया तुमने। हाँ ये है। एक्सरसाइज में जाओ। यही। हाँ। करेंगे क्वेश्चन। तो तुम्ही मला लवकर सांगा, क्या तुमने 2 नंबर का क्वेश्चन कर लिया? हो गया क्या? क्या पूछा था उसमें? अच्छा, 30 डेटा भी सेम था क्या? उनने 40 सेल्सियस दिया था। और किसमें पूछा उनने? तो निकाल दिया? ऑप्शन मिल गया? चलो अगला करो। अगला करेंगे। अच्छा, और इस चैप्टर पे एक चीज और। ये 11th का चैप्टर है। इसका 12th बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, है ना? एफ कैपिटल लिखा करो। ठीक है। चलो अब बनी रहने दो अभी। याद रखना। कितना बचा? यहाँ पे 18 लिखो नीचे। और यहाँ 4 बचा। 72। F -32। माइनस करो, 40 आ रहा है क्या? 40 तो है ही नहीं ऑप्शन में। सॉरी, 72 हो जाएगा ना, उधर जाके ये ऐड हो जाएगा। है ना? हम्म। हम्म। चलो, सभी लोग थर्ड पे अटक गए। अटक गए लटक गए। काय का सर्टिफिकेट है? चलो सुनो। अटक गए थर्ड पे। चलो थर्ड पे अटक गए। तो चलो आ जाओ, हम निकाल दे। सुन लो, वो क्या बोल रहे हैं। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो, देखो आप लोग कर सकते हो, पढ़ो क्वेश्चन। क्या रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है ना? हाँ। कोइंसाइड। क्या लिखा है? मतलब दोनों की रीडिंग कोइंसाइड, मतलब क्या होता है, उस जगह पे सेम वैल्यू इक्वल है ना? तो जैसे सेल्सियस वाले ने क्या बोला यार, मेरे यहाँ टेम्परेचर 30 सेल्सियस है। और फ़ारेनहाइट वाला क्या बोल रहा है, मेरे यहाँ 86 है। तो क्या ज्यादा है क्या इसके यहाँ? नहीं, सेम है। है ना? ठीक है। वो तो स्केल अलग अलग है, इसलिए तुम्हारा मैग्नीट्यूड अलग है, उसका मैग्नीट्यूड अलग है, लेकिन फीलिंग सेम होगी। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू भी हो सकती है जहां पर दोनों सेम हो? वो भी बोले भाई मेरे यहाँ 70 है, और वो भी बोल रहा है मेरे यहाँ भी 70 है, सेल्सियस वाला भी 70 यूज कर रहा है, और फ़ारेनहाइट वाला भी 70। तो ये अपन को चेक करना पड़ेगा कि दोनों की वैल्यू सेम आ सकती है कि नहीं, किसी किसी नंबर पे दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है क्या? नहीं समझे क्या? समझे? ठीक है। जैसे आज
80 रुपीज 90 रुपीज इक्वल्स टू $1। समझ रहे हो? तो अपन बोले कि मेरे पास 90 रुपए है, और वो बोले कि मेरे पास $1 है। तो क्या अलग अलग है क्या? सेम बात है। उसको दुखी होने की जरूरत नहीं है डॉलर वाले को। उसका $1 ही किसके बराबर है? 90 रुपीज के। तो क्या डॉलर और रुपीज में कोई एक ऐसी वैल्यू है जहां पर दोनों सेम हो? कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग है ना। बहुत ही अलग है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, और बहुत ही अलग अलग है दोनों, अलग अलग स्केल पे या तो कंटिन्यू बढ़ते हैं या कंटिन्यू डिक्रीज होते हैं। तो क्या इनमें ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों की वैल्यू सेम हो किसी पॉइंट पे? तो चेक करते हैं। तो हमें रिलेशन पता है C/100 इक्वल्स टू F - 32/180। तो हमने मान लिया कि किसी टेम्परेचर x पर, किसी टेम्परेचर, दोनों सेम आंसर देते हैं, है ना। तो हमने C की जगह भी x लिख दिया और इसकी जगह भी x लिख दिया। समझ गए? ये कैंसिल आउट हो गया। तो x/5 और x - 32/9 सही है। इसको इधर भेज दिया। 9x 5x - 160, है ना। तो ये कितना बचेगा? 4x, है ना, इक्वल्स टू 160। तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा ये? -40, -40। तो -40 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को सेम बोल सकते हो। जैसे सेल्सियस वाला बोले कि मेरे यहाँ आज टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस समय फ़ारेनहाइट वाला भी क्या बोलेगा? कि मेरे यहाँ भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है। समझ रहे हो? तो ये एक ऐसा नंबर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है? सेम। बाकी सब जगह अलग अलग होता है ना। तुम 30 बोलोगे तो हम कुछ और बोलेंगे, तुम 50 बोलोगे तो हम कुछ और बोलेंगे, है ना। लेकिन -40 पे दोनों के क्या क्या बोलेंगे? सेम। समझ गए? लिख लो। अगला क्वेश्चन करो। आज ही कर लो, आपको जितने करने, कल हम नया टॉपिक चालू करेंगे। ये टॉपिक चेंज हो जाएगा, है ना। जल्दी करो ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया? क्या था? यार हमें ही बताया करो, पता है ऐसे बताने से क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन जिंदगी में नहीं भूल सकते आप। बताओ क्या था वो। अब ऐसे रफली बोलो कि सर ये दिया था और ये पूछा था। अच्छा, ये तो एनामेलस बिहेवियर आपको पता है क्या? पता है ना। जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन 0 से 4 तक जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम
कम होता है। और डेंसिटी जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, कम। लेकिन 0 से 4 तक डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ती है ना। एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा है सबने। चलिए आगे करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 पे ही पहुंच गए ना। ठीक है, करो अच्छे से पढ़ो, आपस में डिस्कस करो दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्या पूछा था उसमें जरा बताओ। फ़ारेनहाइट दिया था और क्या क्या क्या। अच्छा, केल्विन की और फ़ारेनहाइट की सेम रीडिंग, तो इस बार केल्विन और फ़ारेनहाइट को इक्वल पकड़ के एक्स एक्स लिख देना, ठीक है। समझ गए ना। इधर गर्ल्स, कर रहे हो ना। कितना आया चलो तुम बताओ, सेकंड बेंच पे बीच में हाँ खड़ी हो। वेदा। हाँ, हाँ बताओ वेदा, खड़ी हो। फ़ारेनहाइट और केल्विन की सेम रीडिंग है ना, तो क्या यूज करा इस बार तुमने। फ़ारेनहाइट का लिख दिया होगा और इक्वल टू में कह दोनों की जगह एक्स एक्स है ना। बहुत सही, चलो अगला करो। देखो कर ना दोस्त, आप चीटिंग अगर करोगे, मर्डर गश्ती मारोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तुम क्या कर रही हो, सॉल्ड एग्जांपल से घुसी हो। और तुम चौथे पे डली हो अभी, हो गए। कौन से पहुंच गए, जल्दी करो। पांचों करा नहीं तुमने, कैसे कर रही करो। हम्म, बस सही है, सॉल्व कर लो उसका। हम्म, क्या, कौन से में। तो बाकी लोगों के आंसर मैच हो गया पांचवे का।
इसको माइनस करो, कितना आता? 160 को। आ तो रहा है ना। क्यों? हर है। कैसे? हाँ तो वैसे ही करना चाहिए ना ये। इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई कैसे करोगे? हैं? जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो वहीं पे। ठीक है। 5 हो गया अभी। जल्दी करो। ये कैंसिल आउट कर दिया करो थोड़ा, ताकि छोटा हो जाया करेगा, है ना। इतने बड़े बड़े लेके मत चला करो। समझ गई? इधर 2 5 जा कर दो, इधर 2 9 जा कर दो। छोटे छोटे नंबर हो जाते हैं ना। कौन सा कर रहे हो? 5वां हो गया। ये 373 कहाँ से आ गया? 100 था। है। देखो उसको। अरे। ओए। कितना होगा ये? सही लिखो उसको। हम्म। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, दिमाग लगाओ। खुद से कर लिया तो तहलका मच जाएगा तुम्हारे दिमाग में। समझ रही हो ना? ऐसा कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बूम कर जाएगा कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा लगने लगेगा। समझ रहे? तो छठवां और सातवां क्वेश्चन जिसने अपने दिमाग से कर लिया उसका भैया कोई जवाब नहीं। छठवां सातवां करने वाला हवा में उड़ेगा, हवा में। हाँ। छठवां सातवां जिसने कर लिया। कितना निकल रहा है सबका? 8 चेंज कर दो। छठवां सातवां बिना सॉल्यूशन देखे। छठवां सातवां अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया तो आपके साथ कांड हो गया। आप कुछ नहीं सीख पाए। समझ रहे हो ना? ये जो हमने क्वेश्चन दिए आपको, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 13 तक। तो 2 से लेके 13 कितने क्वेश्चन होते हैं? 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन एक तरफ और ये 2 क्वेश्चन एक तरफ। समझ रहे हो? इन 2 क्वेश्चंस को जिसने अपनी ईमानदारी से कर दिया अपने दिमाग से, उनके दिमाग का जवाब नहीं। और वो नीट निकालने वाले हैं, हम तो बता दें, बिना सॉल्यूशन अगर दे के कर दिया तो। हाँ। तुम कौन से पहुंच गई? 5वां हो गया। ये क्या करा तुमने? अच्छा। ठीक। डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आ गया ना? और थोड़ा क्या करा करो, ये सब कैंसिल आउट कर दी करो, 0 0 2 5 या 2 9 या, है ना, तो क्या छोटे छोटे नंबर हो जाते हैं, वरना इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई करोगी कुछ गड़बड़ कर दोगे, है ना। करो। छठवें और सातवें में दिमाग लगा दो अपना पूरा। ठीक है। कहाँ पहुंच गई? अब ये करो, 2 9 जा 2 5 जा।
कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं? ये 5 से कैंसिल आउट हो गया। ये 9 से कैंसिल आउट, अब 9 को इधर भेज दो, 5 को इधर भेज दो। कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? पांचवा हो गया सही में? सही से। ये क्या है, 1.80 लिखा है क्या ये? करो जान करो। और थोड़ा क्या करो, नंबर छोटे कर लिया करो। देखो वरना इतने बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 या 2 9 या कैंसिल आउट कर तो छोटे छोटे नंबर हो जाते हैं ना। इतने बड़े बड़े नंबर लेके जाओगे तो दिक्कत कर जाओगे कहीं पे, समझ रहे हो? ये क्या है? क्या करा है तुमने? यहाँ पे एफ क्यों लिखा है? अच्छा, इसके बाद ये है ना। देखो जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल आउट किया था कि नहीं, 5 और 9 लिख दिया था, तो वैसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हो कैंसिल आउट करके, है ना। थोड़ा जल्दी हो जाता है। देखो यहाँ पे ये 0 0 हमने उड़ा दिया था, और 2 5 जा 2 9 जा, तो देखो यहाँ 9 रह गए या 5 रह गए। हाँ। कौन सा? 6 का आंसर मिल गया? क्या आंसर मिल गया? किसका आ गया? सांची। सांग मला। हम्म। और अच्छे से सोचो, सही लॉजिक तो ये। ठीक है, बाई चांस सही हो गया तुम्हारा, लेकिन एकदम सही समझाओ। हम्म। क्या? हम्म। ये देखो, ये है तरीका करने का। तो एक बच्चे ने कर लिया। हाँ। ठीक है। सॉल्यूशन तो नहीं देखा? हम्म। लेकिन सही करा तुमने। हाँ, और किसी ने? नहीं आ रहा? चलो बताएं फिर हम। चलो, जा तुम करो। चलो। चलो देखो। तो देखो उसने कैसे सोचा, सब लोग सुन सकते हैं, जाओ। अरे, सुन लो। बस अब देखो। जल्दी। हाँ। तो क्या सोचा उसने जो आप नहीं सोच पाए? ध्यान से देखो। उसने रिलेशन लिखा। क्वेश्चन क्या था देखो। ग्राफ बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, चलो सुनो, रुक जाओ 1 मिनट। ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में, इसलिए उसने किसका रिलेशन लिखा? भाई ग्राफ बनाना है तो रिलेशन तो पता होना चाहिए, इसलिए वो रिलेशन लिख लिया। और क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि फ़ारेनहाइट को कहाँ रखना है? वाई एक्सिस पर, और सेल्सियस को बना दो वहां साइड में, वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट। तो देखो अभी कैसे ग्राफ आएगा, चलो अपनी कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ। हम्म। तो 0 0 उड़ा दिया, और 2 9 या 2 5 जा कर दिया, ठीक है। तो नंबर थोड़े छोटे हो गए, है ना। चलिए, आगे उसने क्या करा, बड़ी चालाकी के साथ सी और एफ में रिलेशन निकाल लिया। तभी आप ग्राफ बना पाओगे, अदरवाइज कैसे ग्राफ बना पाओगे? ठीक है। तो रिलेशन कुछ ये आया। ध्यान से देख लो, बताओ कोई दिक्कत है क्या? आप मेरी बात ध्यान से सुनो, बस रुक जा। हाँ। कुछ दिक्कत है क्या?
हाँ, कहाँ जाना है? रुक तो जाओ। हाँ, किसी को डाउट है बोलो जल्दी। उसने क्या करा, 9 को उधर भेजा सी के पास, तो क्या हो गया, 9c/5। और f-32 लिखा था, उस 32 को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, +32। ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, आपको जिन जिन के बीच का ग्राफ बनाना है, सी और एफ के बीच का, तो सी की पावर भी इक्वेशन में कितनी है, 1, और एफ की पावर भी। तो जब किसी की पावर 1 1 होती है, तो उन लोगों के ग्राफ कैसे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। तो यहाँ पे f के नीचे y लिखो, लिखो, है ना, बस बस। 9/5 किसका काम कर रहा है, स्लोप का। और x की जगह, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, हट जाओ। x की जगह कौन है, c। और जो 32 लिखा है वो क्या है, इंटरसेप्शन। क्या कहलाता है, जा बेटा, ये जो 32 लिखा है वो क्या है, इंटरसेप्शन। और आप बताओ कि क्या वो 32 जो लिखा है इंटरसेप्शन, वो पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव। तो आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है जिसमें स्लोप कितना हो, 9/5, पॉजिटिव, मतलब एंगल < 90। और y एक्सिस पर ये इंटरसेप्शन हमेशा जो है ना, y एक्सिस पर कट किया जाता है, वो भी पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव y एक्सिस पर। तो ऊपर यहां से ग्राफ आपका स्टार्ट होगा। अगर ये निगेटिव होता इंटरसेप्शन, तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता। ये ग्राफ है ना। इस ग्राफ का जो इंटरसेप्शन है ये है 32, और ये जो स्लोप है, क्या स्लोप, वो कितना है, 9/5। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब इस बेस पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। किस किस का ग्राफ पूछा है, किसका, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, तो आपको पता चल रहा है। लेकिन पीछे आंसर गलत दिया है मेरे ख्याल से, देखो, इसका ही शायद गलत दिया है। गलत दिया क्या, देखो भाई, कोई आंसर तो चेक कर लो। गलत दिया है, बी दिया गया, नहीं 7 वाले का। ठीक है, लिख लो इसको। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, है ना। 12 पे पहुंच रहे हैं, आंसर अलग आ रहा है क्या। हाँ, 12 पे किसका 40 आ रहा था ना, देखते हैं। चलो, 8, 8, 8 करो जल्दी, चलो, बताओ 12 का किस किस का है। अरे 12 सॉल्व थोड़ी किया जाता है। हाँ, वो रिलेशन लगा के टाइम पास कर रहे हो, लेकिन अपन को पता है ना, डायरेक्ट 273 ऐड कर सकते हैं। तो क्या दिया है, हाँ तो फर्स्ट ही होता है। हाँ, आज बात एक्यूरेसी की आ गई, किसकी आ गई, और बात जब एक्यूरेसी की आ गई, तो दोस्त ये जो हमने आपको लिख के दिया है ना, उसमें भी एक्यूरेट अगर बात करें तो ये होता है, समझ रहे हो। एक्यूरेसी की जब बात आ जाए तो 273.15, क्लियर है। लेकिन जनरली वो 0.15 इस क्वेश्चन दे दिया, लेकिन कभी आपको ऐसे नीट और जेई में नहीं मिलने वाला है ना, कि इतना प्रिसाइज होके वो कोई चीज आपसे पूछ रहे हैं ना। अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करो फिर। ये भी एक स्केल है, रूमर, है ना, लेकिन वो अपने काम की नहीं है, तो उसको छोड़ दो। रूमर भी है, एक रैंकाइन भी है, रैंकाइन। लेकिन वो सब अपन नहीं पढ़ा, अपने बस ये 3 स्केल पढ़ते हैं। समझ गए दोस्त ये क्वेश्चन, चलो चलो, हो गए सारे।
ठीक है, अभी हम बताएंगे। आगे बढ़ो जल्दी। तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है ना। चलो अब एक काम करो, जहां तक पहुंच गए ठीक है, बंद करो। दो तीन को चार पांच क्वेश्चन अपने लगा लिए है ना। चलिए, और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था, वो भी लगा लिया। ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अब यहां देख लो। तो अब दोस्त टेम्परेचर समझ में आ गया। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन और करा दें आपको। एक्चुअल में थर्मल फिजिक्स में सबसे पहले आ गया फर्स्ट लॉ, है ना। फिर आया सेकंड लॉ। नहीं सुन रहे। थर्मल फिजिक्स में सबसे पहले एक फर्स्ट लॉ आ गया, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर थर्मोडायनेमिक्स का एक सबसे बेसिक लॉ बाद में आया, बहुत बाद में। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा यार, ये फर्स्ट होना चाहिए, जो सबसे बेसिक है। लेकिन उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम थी, कि फर्स्ट तो अपन पहले किसी और को बोल चुके हैं। नहीं समझे क्या? है कि नहीं? ठीक है। तो उनने क्या दिमाग लगाया पता है, कि चलो तो इस बेसिक लॉ को है ना, जीरोथ लॉ बोल दो। क्या बोल दो? जीरोथ लॉ बोल दो। क्योंकि अब फर्स्ट लॉ बेचारा अपन किसी और को दे चुके हैं, तो अब वो उनको डिस्टर्ब मत करो। जो फर्स्ट लॉ उसको फर्स्ट ही बना रहने दो, जो सेकंड है उसको सेकंड ही बना रहने दो। ये जो बेसिक आया ना, जो लगता है अपन को कि इसको फर्स्ट बनना चाहिए, इसको जीरो बना दो। तो जीरो फर्स्ट के पहले ही आता है। तो हो गया। बात समझ में आ गई? तो वो बेसिक लॉ क्या था वो सुन लो। अगर तीन लोग हैं ए बी सी, ठीक है। अगर तीन लोगों में ये और ये सेम टेम्परेचर पे है ना, ये और ये सेम टेम्परेचर पे है, तो फिर ये और ये भी, ये था वो बेसिक लॉ, है ना। इफ ए इस सेम टेम्परेचर को बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर सेम मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, और टेम्परेचर सेम तो उन लोगों के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज, क्योंकि हीट का फ्लो होती है जब टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। अपन ने साफ साफ लिखा है ना, हीट एक एनर्जी का ऐसा फ्लो है जो कब फ्लो होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना। ठीक है। तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो वैसी बात हो गई जैसे, कैसी बात हो गई, मेरे पास और तेरे पास पैसे सेम है, तेरे पास और उसके पास सेम है, तो हम दोनों के पैसे भी। ये तो ऐसा हो गया, है ना। ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लो। इस लॉ को अपन लिखेंगे भी कहाँ, थर्मोडायनेमिक्स में, अभी नहीं लिख रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो एक्सरसाइज का। यही है ना। हो गया। चलो, चलिए। तो अब, हाँ, जल्दी से थोड़ा सा अपन अपने मेन चैप्टर, अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, मेन चैप्टर में थोड़ा घुस के एक चीज पढ़ लेते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चैप्टर अपना थर्मल एक्सपांशन है। ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है थर्मल एक्सपांशन। थर मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ है ना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है ना, टेम्परेचर हीट है ना। तो वैसे थर्मल, और एक्सपांशन मतलब फैल जाना। ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, थर्मल की वजह से लोगों का एक्सपांशन, थर्मल की वजह से लोगों का क्या पढ़ेंगे, थर्मल की वजह से लोगों का एक्सपांशन। नहीं सुन रहे यार। तो हम पढ़ेंगे थर्मल की वजह से लोगों का एक्सपांशन। चलो, तो थर्मल की वजह से लोगों का एक्सपांशन कैसे हो जाता है, पहले इस बात को समझते हैं, है ना। तो देखो दोस्त, एक सब्सटेंस दिख रहा है आपको, और उस सब्सटेंस को हमने क्या दी, हीट। तो हीट देने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बाजार से हीट खरीद के लेके आए और आप दे रहे हो, नहीं। हीट देने का सिंपल मतलब क्या, कि आपने इस सब्सटेंस को किसी हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में रख दिया, बस अपने आप हीट चलने लगती। समझ रहे हो? जैसे अगर आप आग में अपना हाथ डालोगे, तो अपने आप आग से हीट आपके हाथ की तरफ चलने लगेगी, है ना। आप धूप में जाके खड़े हो जाओगे, अपने आप धूप से हीट आपके अंदर चलने लगेगी।
और आप बर्फ में जाके खड़े हो जाओगे तो आपके अंदर से हीट बर्फ में जाने लगेगी। समझ रहे हो ना? हीट हमेशा फ्लो कहां से कहां होती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो इसको हीट दी जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसको किसी हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में रख दिया तो अपने आप इसको हीट मिलने लगी। तो हीट कोई बाजारू चीज नहीं है जो आप खरीद के लेके आए और दे रहे हो, है ना? बात समझ में आई? चलिए, तो जो सब्सटेंस है उसको आपने क्या दे दिया? हीट। अब क्या हुआ? जैसे ही आपने हीट दी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जैसे ही किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है दोस्त, तो उसके अंदर के पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना? सुना होगा ना? पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसको एक शब्द दिया जाता है जो आपको आना चाहिए, और उस शब्द का नाम है थर्मल एजिटेशन, है ना? थर्मल एजिटेशन, ठीक है? आप डेली लाइफ में यूज किया करो इस शब्द को, है ना? जैसे ही आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों में ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो, इतना एजिटेशन क्यों हो रहा है भैया, है ना? तो एजिटेशन मतलब रैंडम वाइब्रेशन, है ना? रैंडम वाइब्रेशन। तो जब आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब उसमें रैंडम ऑसिलेशन या वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। मतलब कहने का थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? और थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है दोस्त, तो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर ऐसे दूर की तरफ फोर्स लगाने लगते हैं। दूर जाओ यार तुम हमसे। जैसे वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे पार्टिकल को धक्का मारने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? तो उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसकी वजह से वो जुड़े हुए थे, वो क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है? जिसकी वजह से उसके डायमेंशन, वो जोर जोर से एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं। अब जोर से अगर धक्का मारोगे तो क्या होगा? वो सब्सटेंस फैलने लगता है। मतलब उसके डायमेंशंस में चेंज आ जाता है ना? और डायमेंशन में चेंज मतलब क्या? उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, कुछ भी, कोई सा भी डायमेंशन, वो क्या होने लगता है? चेंज। ठीक है? सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। हो गया एक्सपांशन, है ना? आपने सब्सटेंस को हीट दी, उसका टेम्परेचर बढ़ा, रैंडम ऑसिलेशंस हुए, और इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर हो गए, और वो एक दूसरे से कहाँ चले गए? दूर चले गए। और दूर चलेगा मतलब सब्सटेंस क्या हो गया? फैल गया, एक्सपांड हो गया। ठीक है? कुछ भी ले लो एग्जांपल, जैसे प्लास्टिक, आपने देखा प्लास्टिक जब जलती है तो पिघल जाती है, लटकने लगती है। तो क्या है ये? इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल खत्म हो गए, है ना? लोहा, लोहे को पीट पीट के बड़ा कर सकते हैं, है ना? ठीक है? तो ये सब क्या है? गोल्ड, गोल्ड देखा है ना? पतला कर देते हैं उसको पीट पीट के, तो क्या है? उसके बीच के मॉलिक्यूल जो होते हैं, उसके मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या कर देते हैं? कम। पीट पीट के तो बेचारे एक दूसरे से कहाँ चले जाते हैं? और फैल जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये होता है थर्मल एक्सपांशन। अब थर्मल एक्सपांशन जो कई टाइप का होता है, लेकिन हम मेनली यहाँ पे तीन टाइप का पढ़ेंगे: लीनियर, एरियल और वॉल्यूम, है ना? लाइन में एक्सपांशन, एरिया में एक्सपांशन, और वॉल्यूम में एक्सपांशन। क्लियर है? तो एक्सपांशन तो कोई से भी डायमेंशन में हो सकता है ना? तो जो डायमेंशन में एक्सपांशन होगा वही उसका नाम हो जाता है। जैसे वॉल्यूम में एक्सपांशन हुआ तो वॉल्यूम एक्सपांशन, एरिया में हुआ तो एरिया, रेडियस में हुआ तो रेडियल एक्सपांशन, हाइट में हुआ हाइट एक्सपांशन, विड्थ में हुआ लेंथ एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। ठीक है? तो जिस डायमेंशन में चेंज हो रहा है उसी के नाम से उसका नाम हो जाता है एक्सपांशन का। क्लियर है? तो आपको डेफिनेशन समझ में आई? तो अपन यहाँ पे मेनली तीन एक्सपांशन डिस्कस करेंगे: लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। क्लियर है? चल, डेफिनेशन लिख लो। सभी लोग लिख लेंगे कॉपी।
ठीक है। कल इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। कल का लेक्चर बहुत ही काम का होगा दोस्त, है ना। कल के लेक्चर में आप इतनी शानदार चीजें पढ़ोगे कि आपको ये एक्सपांशन में इंटरेस्ट आएगा, है ना। फिर परसों भी थ्योरी ही रहेगी, और परसों ये चैप्टर लगभग खत्म खत्म हो जाएगा। और फिर परसों मतलब वेडनेसडे, है ना। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और चैप्टर खत्म। मंडे को नया चैप्टर आपका कैलोरीमेट्री रहेगा। वो भी एक हफ्ते का ही चैप्टर है, ठीक है। वो एक हफ्ते भी नहीं, वो 5 दिन का ही चैप्टर मानो। तो कैलोरीमेट्री, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस स्टार्ट होगा, जो 2 हफ्ते चलेगा। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स 2 हफ्ते चलेगा, और फिर हीट ट्रांसफर 1 हफ्ते चलेगा। थर्मल फिजिक्स खत्म। तो लगभग 1.5 महीना। जनवरी खत्म होते होते और फरवरी का 1 वीक, अपनी थर्मल फिजिक्स खत्म, मतलब आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है, 20 नंबर और आपके खाते में ऐड हो जाएंगे। ये ले लो। जल्दी लिख लो। यहां तक लिख गया क्या ये? बस यहीं तक लिख।